पूरे देश में एक वातावरण पैदा किया गया। वो धर्मगुरु रविशंकर से लेकर तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री और जितने भी आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा छुपी हुई सच्चाई को बताया जा रहा है। और फिर इसी के साथ साथ जो उनके समर्थक थे, उन्होंने ये फिल्म को पूरे हॉल की टिकटें खरीद ली। काजी भाई, हॉल की टिकटें खरीद ली, मोहल्ले मोहल्ले में बांटा, उसके लिए छुट्टी दी, प्रेरित किया कि आप जाके देखिए, सच्चाई को सामने बताया जा रहा है। सच्चाई ये है कि ये नफरत पैदा करने के लिए फिल्म बनी थी, बहुत क्रूर तरीके से बनी, और ज्यूरी ने इसको पहचान लिया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि भारत की जो ऑफिशियल एंट्री है उसमें से इसको इतना घटिया कमेंट्स मिले। रवीश कुमार ने खुद कहा, मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मैं केवल उनसे सवाल पूछता हूँ, और सवाल पूछना ये पत्रकार का धर्म है। पत्रकार की ड्यूटी है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार तक गरीब जनता की पीड़ा को ले जाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ इश्यूज पर गहराई से जानकारी हासिल करने के लिए कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं। इस वक्त एक बहस दोबारा छिड़ी है। हाल ही में कुछ महीने पहले जो कश्मीर फाइल्स एक फिल्म लाई गई थी, जिसको सरकार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने बाकायदा इस हद तक प्रमोट किया कि सरकारी एम्प्लॉइज को बाकायदा टिकट देकर के भी कहा कि ये फिल्म जरूर देखो। और उस फिल्म का मकसद उस वक्त भी ये इस बात पे चर्चा थी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इसमें इंतजाम है। अब ये दोबारा चर्चा में इसलिए आई है कि फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को शामिल किया गया, और एक इजराइल के जो ज्यूरी थे, उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो यहां आरएसएस और बीजेपी वाले लोगों को खासतौर पर पसंद नहीं आए हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एनडीटीवी का क्या कुछ हुआ, और एनडीटीवी में जिस टेलीविजन चैनल को तनहा आखिरी चैनल समझा जा रहा था कि वो कुछ ईमानदारी से अच्छी जर्नलिज्म कर रहा है, अब वो भी आखिरी किला ऐसा लगता है कि ढह गया है। उस वहां से प्रणव रॉय, उनकी वाइफ, डायरेक्टरशिप से अलग हो गए, और रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब वहां कुछ नए चेहरे नजर आएंगे, कुछ पुराने वो चेहरे जो बीजेपी आरएसएस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और भी कुछ और चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है मुंबई से राम पुनियानी जी, जो जाने माने राइटर, थिंकर, आरएसएस पर खासतौर पर नजर रखने वाले, और इस कश्मीर फाइल्स पर अब से पहले भी बहुत कुछ उनके जरिए चर्चा में बहुत सी बातें आई थी, उस पर हम बात करेंगे। तो इन दोनों इश्यूज पर हम खास तौर पर एनडीटीवी और कश्मीर फाइल्स का क्या है मामला, इस वक्त क्यों चर्चा में है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ और चीजें होंगी। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि कश्मीर फाइल्स पर आपकी क्या राय है। अब से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो में तो आप जो कुछ जानकारी आपको मिलेगी वो मिलेगी ही, लेकिन आप गूगल करके अब से पहले की राम पुनियानी जी की कश्मीर फाइल्स के बारे में एक वीडियो देख सकते हैं। सर्च करने में राम पुनियानी कश्मीर फाइल्स हाफ ट्रूथ, अगर आप इतना सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो नजर आ जाएगी, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। राम पुनियानी जी, आप ये बताइए कि इस वक्त जो कुछ चर्चा में आया है, और बिल्कुल जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, एक इजरायली जूरी के जो मेंबर थे, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसकी उम्मीद नहीं थी। आरएसएस और इजराइल का खास ताल्लुक है, उसमें भी उनको एक तरह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, पहले तो जैसे आपने प्रस्तावना में कहा कि अभी गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है,
ये बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया जाता है। तो उसमें एक कैटेगरी है फिल्म्स की जो अपनी सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए, बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। तो उसमें 15 फिल्में इस बार थी और 15 फिल्मों में से 15वीं फिल्म थी कश्मीर फाइल्स। तो उसके जो जूरी के अध्यक्ष थे नदल लपिड, इन्होंने आखिरी में बयान दिया। पहले उन्होंने तो कहा कि पूरी जूरी की ये राय है, पर उससे कई लोग किनारा काट गए, जैसे सुदीप्तो सिंह जो भारत के थे उन्होंने किनारा काट लिया। पर उन्होंने कहा हमारी जूरी को ये फिल्म देखते समय बहुत पीड़ा और दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वल्गर एंड प्रोपोगेंडिस्ट, क्योंकि जो फिल्मों का एक अपना नजरिया होता है उसमें खूबसूरती होती है, एस्थेटिक्स होती है, फिल्म कला होती है, और जो मुख्य रूप से प्रोपोगेंडा के लिए नहीं बनाई जाती। प्रोपोगेंडा बनाई तो फिर वो पार्टी की फिल्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख से हमको ये फिल्म देखनी पड़ी, बहुत पीड़ा हुई कि ऐसी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में कैसे भेजा गया। यानी फिल्म इतनी वाहियात, वल्गर है कि इसको अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भेजना कितनी गलत बात। अब इसमें दो बातें हैं, दो पहलू हैं काजवी भाई। जी जी। एक तो होता है फिल्म कला। फिल्म कला जैसे सिनेमेटोग्राफी, उसमें बताने का तरीका। अब जैसे हत्याएं होती हैं, कत्लेआम होते हैं, उसमें भी कई फिल्में ऐसी बेहतरीन आई हैं जिन्होंने हमारे मन में जो कातिल हैं, कातिल के बारे में भी नफरत नहीं पैदा की, और जिनकी हत्या हुई उनके बारे में एक सद्भावना पैदा की। जैसे जर्मनी की शिंडलर्स लिस्ट, दूसरी गुजरात में बनी परजानिया। ये दोनों फिल्में इससे मिलती जुलती थीम पर बनाई गई थी। वैसे कोई भी दो घटनाओं को पूरी आप तुलना नहीं कर सकते, पर उसमें दोनों फिल्मों में इतनी खूबसूरती थी कि वो जो जिनकी हत्या की गई उनके बारे में सहानुभूति पैदा करती है, पर अंदर दूसरी कम्युनिटीज के बीच में नफरत पैदा नहीं करती, और चीजों को बारीकी से, सटली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सटल तरीके से, एक सहानुभूति के तरीके से घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो ये तो हो गया एक फिल्म का क्राफ्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राफ्ट ऑफ द फिल्म। क्राफ्ट ऑफ द फिल्म के बारे में हम बहुत कम लोग सोचते हैं। और दूसरा भाग होता है फिल्म का कथानक, पटकथा, स्टोरी। तो ये जो ज्यूरी ने बात की वो ज्यादातर पहले मुद्दे पे बात की, फिल्म की जो कला के माध्यम से, जो फिल्म जिसको कहा जाता है, ये उसके दायरे में नहीं आती, क्योंकि ये वल्गर है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडिस्ट है, यानी प्रचार के लिए बनी हुई है। और दूसरा, अब इसकी बात ऐसी हुई कि जब उन्होंने ये बात कही तो वहाँ दर्शकों में, फ्रंट बेंच पे हमारे, फ्रंट कुर्सी में हमारे अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं जो मंत्री हैं, उन्होंने सुना, और कई बड़े अधिकारियों ने सुना जो इस प्रकार की बात की हिमायत करते हैं। और आपने सही कहा, जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, पूरे देश में एक वातावरण पैदा किया गया। वो धर्मगुरु रविशंकर से लेकर, तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री और जितने भी आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा छुपी हुई सच्चाई को बताया जा रहा है। और फिर इसी के साथ साथ जो उनके समर्थक थे, उन्होंने ये फिल्म को पूरे हॉल की टिकटें खरीद ली, काजमी भाई, हॉल की टिकटें खरीद ली, मोहल्ले मोहल्ले में बांटा, उसके लिए छुट्टी दी, प्रेरित किया कि आप जाके देखिए, सच्चाई को सामने बताया जा रहा है। तो फिल्म जब देखी, मैंने भी देखी, तो फिल्म में घटनाएं दो प्रकार से हैं। एक तो उनको बहुत क्रूरता से, क्रूर तरीके से बताया गया है। दूसरा, आधा सच आधा झूठ। अब आप जब बताएंगे कि ये आतंकवादियों ने जो हमले किए वो केवल कश्मीरी पंडितों पे किए, तो ये तो आधा सच है। एक्चुअली वास्तव में ये मजेदार बात है कि जो पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ वो मोहम्मद हलवाई का हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। तो शुरू का मर्डर जो हुआ था वो एक प्रो इंडिया एलिमेंट का हुआ था। इसी के साथ साथ बहुत सारे मुसलमानों को भी जान धोनी पड़ी। अभी आरटीआई की एक इंफॉर्मेशन बड़ी मजेदार है, उसमें बताया गया है कि जितनी भी हत्याएं कश्मीर में हुई उसमें 63 कश्मीरी पंडित मारे गए
और 1650 के करीब गैर पंडित, जिसमें मुसलमान, सैनिक और दूसरे लोग मारे गए। अब ये अपने आप में आरटीआई की इंक्वायरी है। तो अगर आप बताएं, पहली बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जैसे कश्मीर का हर मुसलमान कश्मीरी पंडितों के खिलाफ था। काजमी भाई, ख्याल कीजिए, कश्मीर की जो सभ्यता है उसमें उसने कभी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं देखा। मुख्य रूप से वो कश्मीरियत की बात करते थे। और ये घटना उन्होंने बताई कि एक आध मुखबिर कोई होता है, पर ज्यादा जो घटना नहीं बताई वो ये कि जब ये जो आतंकवादी, का भी मैं बताऊं कौन थे आतंकवादी, ये कोई यहाँ के लोकल नहीं थे, ये पाकिस्तानी ट्रेन थे, अलकायदा टाइप के लोग थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने तो बताया कि वो एक मुसलमान मुखबिर घटना को दे रहा, शुरू में जो खतरनाक सीन बताते हैं, चावल के ड्रम में वो छिप जाता है, उस पर गोली मारते हैं और उसके खून से सने चावल उसकी बीवी को खाने को बोलते हैं। अब डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो सच्ची घटना है, और जिनकी मृत्यु हुई उनके भाई कहते हैं हमने इस घटना के बारे में नहीं सुना। एक। दूसरा, जो इन्होंने डायरेक्टर साहब ने इग्नोर किया वो ये है कि जब बाद में ये आतंकवादी, जो मुख्य रूप से जिनका कश्मीरी मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, इनमें से कुछ दुखी होकर जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए, कुछ अलकायदा के एलिमेंट्स आए, उन्होंने इस प्रकार की गतिविधि किया। तो ये क्या करते थे, ये किन लोगों को टारगेट करना है उसकी लिस्ट ये मस्जिदों में लगाते थे। ये कश्मीरी पंडितों को खत्म कर रहा है। तो मजे की बात यह है कि उसमें से कई लोग जो लिस्ट को देखते थे वो अपने नेबर्स को बोलते थे, भैया तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया है, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी रक्षा की ये करते हैं। तो उनका जो प्यार का रिश्ता था, जो दर्द का रिश्ता था, उसको दबा के एक आध घटना को ले लिया और उसके आधार पे पूरी घटना को बना दिया। तो आधा सच, डायरेक्टर खुद कहते हैं आधा सच खराब होता है, मैं तो कहता हूँ आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और तीसरी बात, इन्होंने खास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को डेमोनाइज करने की कोशिश की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से एक जो स्टैंड लेता रहा है वो भारत से मिला जुला स्टैंड है। कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया वो कश्मीर को ऑटोनॉमी की तरफ ले जाने का स्टैंड किया। तो ये फिल्म की जो बातें हैं, और उससे भी बड़ी बात की बातों को आधा सच खतरनाक तरीके से बताना एक है, और उसके साथ साथ जो सच्चाई को छुपाना, सब लोग बोलते सच्चाई छुपाई जा रही है, सच्चाई छुपाई जा रही है, और सच्चाई छुपाई जाने हैं इनके नाम पर आधा झूठ आधा सच बता के ये कर देते हैं। तो ये फिल्म वैसे इसने जो मुस्लिम विरोधी वातावरण पूरे भारत में खड़ा किया गया है, इस फिल्म में उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत खतरनाक तरीके से इसने एक रोल प्ले किया है। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं 2.5-3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठा। फिल्म के बाद लोग उसी समय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना चालू कर देते हैं। यानी ये फिल्म, इसने कितना निगेटिव रोल प्ले किया, ये तो इसका राजनीतिक पहलू है। और दूसरा, इतनी क्रूड तरीके से, अंग्रेजी में शब्द क्रूड, उसको हम जैसा भी समझे, वल्गर तरीके से जो बताया, उसके कारण जूरी के मेंबरान ने इस बात को कहा, और जूरी के अध्यक्ष ने बाद में कहा। इंडिया टुडे पे मैं इंटरव्यू उनका देख रहा था, तो इंडिया टुडे के एंकर ने उनसे पूछा, ये आपकी निजी राय हो सकती है, बाकी जो जूरी मेंबर्स हैं वो उससे सहमत नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला, मुझसे क्यों पूछते हो, आप बाकी जूरी मेंबर्स को फोन करके पूछ लीजिए, जो फ्रांस वाला था, जो इधर वाला था, वो भी सब इसके साथ थे। तो ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अब जो जूरी के अध्यक्ष थे नडल लेपिड, उनको बदनाम करने के लिए कि भाई ये टूल किट लेकर आए थे, इनकी योजना थी कि यहाँ जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको मजबूत करें, और उनके खिलाफ एक प्रचार का अभियान शुरू किया गया है। तो ये तो खैर इनके पास बहुत प्रचार यंत्रणा है, उसके आधार पर ये सब कर सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि फिल्म के क्राफ्ट में ये फिल्म बहुत घटिया फिल्म है, और उसके आधार पे जो कुछ तथ्यों को ये प्रस्तुत करती है, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने कहा था उस समय कि भाई कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर के लोग परेशान हैं, और उस कर्फ्यू के दौरान ये फिल्म बताती है कि स्कूल के लड़के लड़कियां 7, 10, 12 साल के,
यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? कर्फ्यू में तो स्कूल चालू होना पॉसिबल नहीं है। तो ये डायरेक्टर साहब का जो भी क्लेम हो, सच्चाई ये है कि ये नफरत पैदा करने के लिए फिल्म बनी थी, बहुत क्रूर तरीके से बनी, और ज्यूरी ने इसको पहचान लिया। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि भारत की जो ऑफिशियल एंट्री है उसमें से इसको इतना घटिया कमेंट्स मिले। अब ये कोई विदेशी कह रहा है इसकी बात नहीं है। उनका चुनाव तो इन्हीं लोगों ने किया था, ज्यूरी के अध्यक्ष रूप में चुनाव इन्हीं ने किया था। अब उनकी जो, क्योंकि वो एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, ईमानदार फिल्म मेकर हैं, उन्होंने भी सहा, उन्होंने भी, उनके पूर्वजों ने भी जेनोसाइड को सहा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई वो खुद यहूदी हैं, यहूदियों के साथ जर्मनी में जो हुआ था उसको उन्होंने सहा हुआ है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये बहुत खराब फिल्म है। अच्छा पुनियानी जी, आप तो बहुत सी चीजों को बहुत नजदीक से जानते हैं। इजराइल का जब नाम आता है जनरली एक नैरेटिव पर्सपेक्टिव एक ये बना हुआ है, आमतौर पर मुसलमानों में ज्यादा बना हुआ है। शायद मैं भी तकरीबन उस तरह से सोचता रहा हूं कि आमतौर पर इजरायली मुसलमानों के दुश्मन होते हैं। अब उसको थोड़ा सा डिफाइन करना जो है, जायनिस्ट कौन है, नॉन जायनिस्ट कौन है, वो अपने आप में एक, चूंकि मुझे जब एक बार तजर्बा हुआ लंदन में, एक ऑर्गेनाइजेशन है यहूदियों की जिसका नाम नेटोरी कार्टा है, और उसके लोग बाकायदा मुसलमानों के साथ कुद्स डे में प्रोटेस्ट में शरीक होते हैं, लंदन में और दूसरी जगहों पर भी। उन लोगों का कहना यह है कि ये जो इजराइल जिस तरह से बनाया गया है ये तौरा के खिलाफ है और हम इसके पीसफुल डिसमेंटल होने की दुआ करते हैं। तो एक आंख खुलने वाली चीज थी, मेरे लिए भी नई बात थी। अब ये अभी प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के थे यायर लेपिड, उन्हीं के सरनेम का ये आदमी है, नजाल लेपिड। तो ये इन्होंने इतनी ईमानदारी से बात कही और मुसलमान टारगेट हो रहे थे तब भी उन्होंने कही, और उन्होंने अपने प्रोफेशन की ईमानदारी जाहिर की। इसे थोड़ा सा आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर बीजेपी वालों ने इजरायली को बुलाया इसीलिए होगा कि वो हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन यहां कहानी बिगड़ गई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, इजराइल में रहने वाला हर एक यहूदी ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वास्तव में अगर हम इजराइल की हिस्ट्री में जाएं तो उनमें जो जायनिस्ट यहूदी थे, जो बहुत धनी थे, बिखरे हुए थे, और उनको साथ में लाकर इसमें अमेरिका और ब्रिटेन का बहुत रोल रहा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे कि जिस क्षेत्र में तेल है वहां अपना एक कोई तो भी सैटेलाइट, अपना एक पिछलग्गू बिठाना चाहिए। तो इसलिए जो ये जायनिस्ट हैं और यहूदी हैं इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जायनिस्ट यहूदियों का एक उग्र ग्रुप है। जैसे आप सभी हिंदुओं को हिंदुत्ववादी नहीं कह सकते हैं, ख्याल कीजिएगा, सभी हिंदुओं को आप हिंदुत्ववादी नहीं कह सकते हैं, सभी यहूदियों को आप जायनिस्ट नहीं कह सकते हैं। मैं एक अपने यहूदी दोस्त को जानता हूं जो गांधीवादी हैं, हमारे साथ मिलकर आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये बताऊं कि वैसे तो ये भाजपा ने इजराइल से नजदीकी बढ़ाने की पूरी कोशिश किया है, काफी उसमें सफल हुए हैं और उनके एजेंडा में ये आता है। और पर सवाल यही उठता है कि जैसे अभी इन्होंने ये बयान दिया ज्यूरी के अध्यक्ष ने, तो तुरंत इजराइल का एम्बेसडर जो जिसकी उस पर शायद दबाव लाया गया होगा या उसने खुद कहा होगा, मैं नहीं जानता, तुरंत इसकी निंदा कर दी कि आप तो इस देश में आए हैं, आप इसके मेहमान हैं, मेहमान का हम बहुत आदर करते हैं, आप अपने मेजबान का इस प्रकार से अनादर कैसे कर सकते हैं। तो इजराइल के एम्बेसडर ने वो बात कह दी। तो खैर, उनपे तो राजनीतिक लोगों को, जो स्टेट्समैन होते हैं, उनको तो अपनी राज्य की पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ता है। पर जो कलाकार होता है वो दिल की बात कहता है, वो राजनीति की बात नहीं कहता। तो यहाँ यही फर्क देखना चाहिए कि भारत में भी जिस प्रकार की राजनीति चल रही हो, हमारे यहाँ फिल्म मेकर देखिए, बहुत महान फिल्म मेकर हुए हैं, आनंद पटवर्धन को देखिए, अभी आज के जमाने में कितनी अच्छी फिल्में बनाते हैं। सत्यजीत रे को देखिए, उन्होंने समाज का कैसे आईना किया। उनको परवाह नहीं है कि सरकार क्या कहती है, उनको परवाह है कि मुझे समाज का एक सच्चा चित्र ईमानदारी से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो ये है।
और तीसरी बात, अंतिम बात यही कहूंगा कि सभी यहूदियों को एक रंग में रखना गलत है, सभी हिंदुओं को भी एक रंग में रखना गलत है, बिल्कुल सभी बिल्कुल मुसलमानों को भी एक रंग में रखना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर जगह समझदार और नासमझ लोग होते हैं, हर जगह। बहरहाल, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी जो एक खबर आई है वो ये कि नदाल लेपिड ने एक तरह से माफी का एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अपनी बात वापस नहीं ली है। तकरीबन ये बात कही है कि अगर कोई हर्ट हुआ हो तो यानी उस तरह की माफी मांगी है, उसमें कोई अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया। और जाहिर है, जब उनके एम्बेसडर ने ये बयान उनके खिलाफ दे दिया तो वो इजराइल वापस जाने के बाद तो इस किस्म का कोई एक आध बयान देने पे मजबूर भी हो गया होगा। अच्छा, अब मैं पुनियानी जी, एनडीटीवी में क्या कुछ हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे वक्त में जब बाकी अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहा जा चुका है और कबूल भी किया जा चुका है, यानी अब वो मीडिया भी अपने आप को गोदी मीडिया बुलवाने पर, बोलने पर ऐतराज नहीं करता, वहां तक बात पहुंच गई। अब एनडीटीवी का जाना, अडानी ग्रुप के हाथ में जाना, और रवीश कुमार का इस्तीफा और प्रणव रॉय का और उनकी वाइफ का इस्तीफा, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या एक किला था जो गिर गया, क्या है? नहीं, आपने सही कहा, एक अंतिम किला, यानी जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, उसमें मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ होता है। तो स्तंभ तो पूरा खत्म हो गया था, उसकी कुछ ईंटें एनडीटीवी के रूप में बाकी थी और वो ईंटें भी खत्म हो गई। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा समझना चाहता हूँ कि 2002 के कत्लेआम के बाद गुजरात में जब ये सरकार सत्ता में आई, तो इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, उनको बिल्कुल ब्लैंक चेक दे दिया। और इसीलिए सबसे पहले अनिल अंबानी ने कहा कि नरेंद्र भाई अगले प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। रतन टाटा ने कहा गुजरात में जो बिजनेस नहीं करेगा उसकी समझ कम है। यानी मोदी ने इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ब्लैंक चेक दे दिया और इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसके जवाब में उनकी मदद के लिए मीडिया को धीरे धीरे खरीदना चालू कर दिया। और ये बात CNN की मुझे याद है, फिर वो इनाडू टीवी, जो भी बड़े बड़े चैनल्स थे उसको उन्होंने खरीद लिया। और जो मीडिया का काम होता है, सरकार की आलोचना करना। क्यों? सरकार की निंदा करने के लिए, सरकार को गाली देने के लिए नहीं, सरकार की आलोचना इसलिए करना कि सरकार इसके आधार पर अपनी नीतियों को बेहतर बनाकर देश को बेहतर दिशा में ले जाए। इसीलिए मीडिया चौथा स्तंभ है। पर जब मीडिया कंट्रोल कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया कि सरकार की चापलूसी करना और विपक्ष की और जनता की आवाज को दबाना। तो जो समीकरण है उसको उल्टा कर दिया। जो आपका काम है, अभी जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में चारण भाट होते थे, उनकी स्तुति में गाते थे, उसके बदले में उनको हीरे जवाहरात और संपत्ति मिलती थी। तो मीडिया ने वही रोल किया कि भाई ये हमारे जो नए राजा हैं इनकी तारीफ करो और इनके खिलाफ में जो बोले उनकी आलोचना करो। तो एनडीटीवी का ये है कि पूरे मीडिया चैनल्स बिक गए, कई एंकराएं, वो उनको लगा ये एक अच्छा रास्ता है प्रसिद्धि पाने का, बड़ा होने का, नाम कमाने का, और नाम के साथ पैसा, शोहरत, ये सब का। उसमें एनडीटीवी बहादुरी से अपने पत्रकारिता के नियम पर खड़ा रहा और उसमें भी रवीश कुमार का नाम तो ऊपर आता है। और रवीश कुमार का जो 1 घंटे का प्रोग्राम था उसमें ये सब देखकर उन्होंने खुद कहा ये जो टीवी पे चल रहा है आप लोग टीवी मत देखा कीजिए। और एक्चुअली कई लोगों ने वैसा ही किया कि सिर्फ वो 9 से 10 बजे तक का रवीश कुमार का प्रोग्राम देखते थे, बाकी समय दूसरी चीजों को नहीं देखते थे। और उसमें रवीश कुमार या एनडीटीवी की जो पत्रकारिता थी वो सरकार की चापलूसी कर बिल्कुल नहीं करती थी। रवीश कुमार ने खुद कहा मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल उनसे सवाल पूछता हूं। और सवाल पूछना ये पत्रकार का धर्म है, पत्रकार की ड्यूटी है कि वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार तक गरीब जनता की पीड़ा को ले जाए। इसीलिए आप देखिए एनडीटीवी में आप कार्यक्रम देखेंगे किसानों के बारे में,
शाहीन बाग के बारे में, बेरोजगार नौजवानों के बारे में, और देश के जो भी इंडेक्स गिर रहे हैं, गरीबी, बेकारी और अमीर और गरीब के बीच की खाई, इन मुद्दों पे वो आवाज उठाता था। और इसलिए बहुत दिनों से उनकी नजर थी कि इस चैनल को कैसे किया जाए। अब रवीश कुमार को खरीदने की तो ताकत किसी में नहीं है, तो चैनल ही खरीद लिया। जी तो खैर, जी जी। के बारे में जितना कहा जाए कम है। और उनको हाँ, मैग्सेसे अवार्ड जो मिला है, वो एक उनके रिकॉग्निशन की एक छोटी सी शुरुआत है। पर एक निष्पक्ष पत्रकारिता, एक ईमानदार पत्रकारिता, पत्रकार का जो धर्म है, जिस प्रकार से आप जैसे छोटे छोटे चैनल, अब मैं आपको छोटा कर हम्म। रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, आप भी नहीं बड़े नहीं, मैं होइए। बिल्कुल, मैं तो बहुत अपने आप को गिनता ही नहीं कहीं, मैं तो इतना छोटा कोई, चैनल हूँ। जी तो जी वो जी। ये जो अभी काम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, यह सरकार के खिलाफ क्या, लोगों की आवाज को सच्चाई से उठाने का काम, ये जी मीडिया का सबसे बड़ा काम है। और उसके लिए एनडीटीवी को खत्म करना। और देखिए, अडानी साहब ने एक बात कही कि मैं ये चैनल केवल प्रॉफिट के लिए नहीं खरीद रहा, हम्म। ये चैनल प्रॉफिट के लिए नहीं खरीद रहा, यानी इसके पीछे उनका जो मकसद है कि भाई, जी। ये चैनल जो खड़ा है हाँ, मेरे दोस्त की सरकार के खिलाफ, हाँ। मुझे वो उसको बर्बाद करना है, उसको खरीदना है। और ये एक उन्होंने खुद, अब खुद कह दिया तो हमें ये कहने की क्या जरूरत है। ये जी तो जी जी बिल्कुल। वो सेठ लोग बिल्कुल कहते हैं। साफ इरादे, इरादे बिल्कुल साफ नजर आ अभी गए कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में बड़ा टकराव चल रहा है। जी, यानी बड़ा टकराव मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ महीने पहले लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को टीम के तरह से काम करना चाहिए। फिर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को आपने कैसे अचानक एक ही दिन में अपॉइंट कर दिया। फिर उसके बाद में कॉलेजियम पर इस हद तक बहस हुई कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम फाइल रोक देते हैं तो आप फाइल मत भेजो, अपने आप ही कर लो। और फिर जज ने भी यह कह दिया कि हाँ ठीक है, आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अपने आप चला लेंगे। यानी इस हद तक की तू तू मैं सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस वक्त आखिर क्यों कुछ हो रही है, क्या वजह है उसकी, उसकी नब्ज थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो वजह क्या है ये इस वक्त टकराव की। देखिए, डेमोक्रेसी में ये जो तीन स्तंभ हैं, कार्यपालिका, असेंबली और न्यायपालिका, ये तीनों को इस प्रकार से रखा गया है कि वो एक दूसरे का बैलेंस कर सके, कोई भी अपनी सीमा के बाहर ना जाए और एक का कंट्रोल दूसरे के ऊपर रहे। और न्यायपालिका, जुडिशियरी का तो ये विशेष काम है कि वो संविधान की रक्षा करते समय बाकी सरकार की नीतियों पर ये करे। अब हुआ क्या कि वो एक बार चार जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उसमें पता चल गया कि कैसे सरकार का दबाव उन पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है। और उसके बाद फिर सरकार ने जनरली ऐसे चीफ जस्टिस रखे जो उनकी नीतियों का समर्थन करते थे। अभी एक नए चीफ जस्टिस आए हैं जिनको थोड़ा अपनी न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी, न्याय व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी का एहसास है। और वो न्यायपालिका के इस इस जो अधिकार को और इस कर्तव्य को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सरकार को पसंद नहीं है। सरकार चाहती है कि इस पे नियंत्रण करे, और जो भी फैसले हों, जो भी कानून बने, वो अपने हिसाब से इसमें लागू करे। अब आप देखिए कि कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया गया, उसके खिलाफ याचिका है, अभी तक नहीं आई है। अब सवाल तो यह है कि अब इतना सब चीजें होने के बाद, और वो जो सीएए, एनआरसी, उसके भी कई मुद्दे पेंडिंग है। तो सरकार ये चाहती है कि वो जो मनमानी करना चाहे वो कर ले, वो संविधान के खिलाफ हो तो भी चलेगा। पर न्यायपालिका अब अड़ रही है कि ये चीज शायद हम नहीं चलने देंगे, और हमारी सीमा में जितना हो हम उसमें करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि गौतम नवलखा का केस हो या आनंद तेल तुमरे का केस हो, तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण निष्पक्षता से, नैतिकता से अपनी जिम्मेदारी को कर रहा है। और यही हमारे लोकतंत्र में जुडिशरी की, न्यायपालिका की भूमिका होनी चाहिए।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऐसी भी खबर है कि इस वक्त नोटबंदी वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को सवाल किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक भी, जब इलेक्शन कमिश्नर की बात आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि क्या इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की हालत में है या वो चापलूसी करेगा। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं, आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि हम डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे रहे हैं, लेकिन आप पुनियानी जी की कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में अब से पहले की वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कश्मीर फाइल्स राम पुनियानी हाफ ट्रुथ, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। और जो हम लिंक यहां दे रहे हैं उस पर आप जाएंगे तो भी आप उनकी वो वीडियो देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।